हेलो 10th ग्रेडर्स, वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा। पिछले वीडियो में हमने करा था 1 मार्कर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करेंगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से याद आता है हमेशा सोडियम क्लोराइड। तो ये मेटल हो गया आपके पास सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्टेड। नेम द मेटल। तो मेटल इज सोडियम, नॉट सोडियम क्लोराइड। सो मेटल का आंसर हो जाएगा सोडियम, और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर आता है, ये हमें पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिव रीजन व्हाई दिस मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। रीजन, बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन sodium. That's why it cannot extract, like sodium cannot lose chlorine in the presence of carbon because carbon is less reactive than sodium. उसके बाद आ जाता है name the method by which it can be obtained. मेथड कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को अगर अलग करना है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पे आएगा और क्लोरीन कौन से पे। ठीक है, तो सोडियम की अगर बात करते हैं, ये रहा आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में मेटल हमेशा कैथोड पे आते हैं, तो सोडियम कैथोड पे जाएगा। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो सोडियम प्लस, पहले तो इसको देखें, सोडियम क्लोराइड विल ब्रेक इनटू सोडियम प्लस क्लोराइड आयन। दैट विल हैपन इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में मोल्टन सोडियम क्लोराइड डला हुआ है। फिर ये सोडियम पॉजिटिव जो है ये जाएगा कैथोड के ऊपर, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। वहां पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा सोडियम मेटल एंड विल बी डिपॉजिटेड देयर। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड। ये जाएगा एनोड पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 2 लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा क्लोरीन गैस, एंड क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व्ड. So this is how this process is called as electrolysis, by which sodium chloride can be separated from its compound. Let's move towards the next question. अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? Okay, so question is, draw a label diagram to show the formation of image of concave mirror. Concave mirror मतलब ये वाला mirror, when the object is placed between पोल एंड फोकस। याद रखना, सबसे बड़ी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट जो होता है पोल और फोकस में होता है। दिस इज पोल, दिस इज फोकस। सो लेट्स सी एनलार्ज इमेज कैसे बनती है। तो ये रहे आपके पास रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम में अगर मैं इसको क्लिक करती हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, द फर्स्ट वन, तो ये फर्स्ट रे जाती है स्ट्रेट। ठीक है, मिरर को हिट करने के बाद इट विल, जो रे पैरेलल होती है हमेशा फोकस से पास करती है, और दूसरी रे टॉप टू टॉप सी से पास करती है और आगे जाके डाइवर्ज कर जाती है। सो देयर इज नो चांस ऑफ देम टू मीट एवर। इसीलिए व्हेन यू एक्सटेंड देम बैक, ये पीछे मिलते हैं और ये आपका इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। और यही एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। अदरवाइज जितने भी अगर आप केसेस देखो कनकेव मिरर के, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड लाइक दिस। सिर्फ फर्स्ट केस, विच इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, द इमेज फॉर्म्ड इज virtual, erect and magnified, highly enlarged image is formed. अब आया क्वेश्चन नंबर 23rd। इसमें कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। अब स्काई में रेनबो जब बनता है तो प्रिज्म्स कौन बनते हैं? ये प्रिज्म्स बनते हैं हमारे रेन ड्रॉपलेट्स, जिसके अंदर व्हाइट लाइट जाती है। और रेनबो हमेशा बनता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। सो लेट्स सी रेनबो कैसे बनता है। तो यू हैव टू मार्क अ पॉइंट ए, बी एंड सी। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये पिक्चर्स लगा के रखी हैं, तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 2 पिक्चर्स फॉर योर पेपर। अब इस केस में क्या है, अगर मैं लूं फर्स्ट केस, ओके, फर्स्ट केस में आपके पास सनलाइट आई, व्हेन इट एंटर्स द रेन ड्रॉपलेट, तब सनलाइट को
व्हाइट लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट को आप ले लोगे, रिफ्रैक्शन इज सी, तो सी में फर्स्ट ये पॉइंट आएगा आपका, सी से रिफ्रैक्शन हुई, और जैसे ही अंदर गया, अंदर जाते ही क्या हुआ, व्हाइट लाइट splits into 7 colors because this rain droplet act as a prism. तो इस पॉइंट को आप ले लोगे 7 colors dispersion, that is you will talk it as A. यहाँ पे हुआ dispersion, विबग्योर क्रिएट हुआ, और विबग्योर जब यहाँ पे इस वॉल के ऊपर ये सारी 7 लाइट्स फॉल करती हैं, तो दे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉइंट बी। फिर अगेन वो इस वॉल पे जाती हैं, इस वॉल पे जाकर फिर वो रिफ्रैक्ट होती हैं, तो रिफ्रैक्ट मींस इवन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट सी। So this is how A, B and C you can demarcate. So refraction is when a light is entering in the prism or the droplet and when it is moving out of the droplet. और internally क्या होता है, सबसे पहले होता है dispersion, breaking down of light, और उसके बाद जब वॉल पे टच करता है तो होता है total internal reflection. So you can use this diagram and give your answer. Next question. बी पार्ट कहता है नेम द मसल प्रेजेंट इन द आई विच enables यू टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरिड डिस्टेंस। तो दूर का ऑब्जेक्ट देखना है या नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है, ये कौन सी मसल हमारा हेल्प करती है, दैट इज अ सीलरी मसल। सीलरी मसल हमारे लिए इस चीज को हेल्प करती है। अब ये होता कैसे है, इसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है। When you have to see a distant object, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए ताकि उस स्पैन के अंदर आपकी फोकल लेंथ आ जाए लेंस की, जिसकी वजह से सीलरी मसल्स क्या करते हैं, दे रिलैक्स। सीलरी मसल्स रिलैक्स, लेंस विल बिकम थिन एंड फोकल लेंथ विल इंक्रीज सो दैट यू कैन फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और नियर बाय के लिए सीलरी मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, focal length will reduce, the length will shrink, okay, focal length will decrease and you are able to see nearby object. अब यहीं पे एक पॉइंट और आपको बताती हूँ, इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ accommodation of an eye. That means changing the length of ciliary muscles by contraction and relaxation, we are changing the focal length of our eye lens, which is a biconvex lens. और हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर आप 25 सेंटीमीटर से देख पाते हो, आपकी आईज जो है वो प्रॉपरली परफेक्ट है, अदरवाइज देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। और फार डिस्टेंस होता है आपका, लाइट गई, और फार पॉइंट होता है हमारे आई का इन्फिनिटी, हम दूर तक देख पाते हैं, लेकिन जब पास की बारी आती है तो 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम लेंथ फॉर विच वी कैन सी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हो गई थोड़ी सपोर्टिंग, हाँ ये आगे 24th क्वेश्चन, 23rd तक हमारा फिनिश ऑफ हो गया। अब 24th क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। इस आदमी ने गर्म पानी के पास अपना हाथ रखा, एकदम से हाथ उठा लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि what name the part of nervous system which is involved in the following। सबसे पहले ये देखते हैं, in this diagram what is x and what is y। अब x की अगर एरो देखो तो वो ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, ये दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, तो इसकी तरफ जा रही है, सो x इज अ सेंसरी न्यूरॉन। और y क्या है, y वापस आ रहा है, y इज अ मोटर न्यूरॉन। मोटर की वजह से आप अपना हाथ पीछे को पुल कर लोगे, और सेंसरी की वजह से आपका जो मैसेज है फॉर अ हॉट वाटर वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, और इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नंबर 1 इज मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। ये बॉडी बैलेंस जो है वो हमारा हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट मेंटेन करता है, दिस इज सेरिबेलम। इसीलिए व्हेन अ पर्सन इज अल्कोहलिक, जो पर्सन गिरता रहता है, उसका बॉडी बैलेंस खराब हो जाता है, दैट इज द रीजन बिकॉज सेरिबेलम इज अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज ड्रंकर्ड। अब नेक्स्ट आया आपके पास सैलिवेशन। सैलिवेशन इज बेसिकली वो एक्शन जो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक एक्शन है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है।
ऐसा एक्शन कंट्रोल करता है अगेन हाइंड ब्रेन, बट नॉट सेरिबेलम बट मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सैलिवेशन कंट्रोल करेगा मेडुला। और हंगर, हंगर इज थॉटफुल, आपको कुछ टाइम के बाद हंगर स्पैन लगते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। so this is hypothalamus. And last is answering the question, so that is reasoning, that depends on आपके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, और उसके लिए आपका सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम विल टेक केयर ऑफ दिस. So this completes 24th question also. Next move out to question number 25. So 25th question क्या कहता है? वो कहता है list two ways due to which variation arise in population and state the importance of variation. अब डार्विन ने भी बोला था है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो बंदा एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर गया वही सर्वाइव करा. इसीलिए जिराफ जो थे जिनकी नेक लॉन्ग थी वो सर्वाइव करे, और लॉन्ग उन्होंने अपने आप करी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. उनको दिखा कि जो ट्रीज हैं वो लंबे लंबे हैं, अगर हमारी नेक छोटी रहेगी तो वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन. तो धीरे 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 उनकी नेक जो है वो लॉन्ग हुई. सो दैट शोज कि वेरिएशन कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. सो एनवायरमेंट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर जीन्स. अगर वो वेरिएशन हमारे लिए सूटेबल है तो that will be inherited from one generation to another. So you can say variation can be environmental dependent also. Number two, variation can be by sexual contact. When male and female gamete combines, तो मेल एंड फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं दे कंबाइन एंड उनके दे क्रिएट देयर ओन इन्फ्लुएंस, due to which a new offspring is formed with a different characteristics, but they can be similar to what mother and father has. So variation can be sexual also. And number three, it can be mutation also. So mutation क्या होता है? By a chance, if it is a mismatch of chromosome that has happened, that can cause some undesirable change physically or biologically in an organism, that is again a variation. अब now importance of variation, मैंने आपको जैसे बताया variation is important to survive in the environment. So if there is environmental changes, our body can adapt because of these variations only, and this leads to sustainability. So that completes your answer. Try to write list में 1-2 point wise answer दो, और नीचे state the importance में you can give in a paragraph also, that will be fine. Now explain why a garden is an ecosystem. So ecosystem में आपको 2-3 चीजें बतानी होती हैं. Number 1 is interdependence of plants and animals. Ecosystem means garden is an ecosystem because it consists of different kind of living organisms which depend on one another for food. Also, for example, you can give an example of grass eaten by frog, grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, and frog को आप किसको खिलाओगे? You can snake, snake तो नहीं आप garden में डालोगे ना, तो frog can be eaten by your eagle also, scavenger also, so that is all up to you. ठीक है? So this is what is an ecosystem of a garden. इसमें आप ये भी बताओगे, so garden में होता है biotic and abiotic components which are also interdependent. So biotic में आप living organisms बताओगे, abiotic में आप बताओगे plants, climate, soil and everything. So you can beautify your answer by giving one small food chain plus divide and describing everything about that. So ये आपके 12 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए. अब उसके बाद आता है 3 मार्क्स का सेक्शन 3. सेक्शन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी ऑल्सो, ये काफी स्कोरिंग है. तो सबसे पहले आ गए कलर चेंज. कलर चेंज में आप कोई भी एग्जांपल दे दो, पोटाशियम डाइक्रोम, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन 1 का, वहां से भी आप निकाल सकते हो. आपके पास लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन किया था, तो यू हैड रेड कलर लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको दिया हुआ है. या फिर आप कॉपर सल्फेट में
आयरन नेल्स डाल दो, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट लो, उसमें आप आयरन नेल्स डाल दो, ठीक है, उससे भी कलर चेंज हो जाता है, इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. तो दिस वाज एक्चुअली ब्लू कलर and now it is changed to brown color, greenish brown color. So that is again a color change reaction. Next is change in temperature. टेम्परेचर में मतलब कोई चीज जो है वो हीट हुई या कूल हुई, क्या टेम्परेचर वेरिएशन आया, तो वो, तो आप जिंक को कर सकते हो जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो आपको याद होगा एफरवेसेंस आती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो चीज हॉट हो जाती है. सो इट कैन फॉर्म जिंक सल्फेट plus hydrogen gas is evolved and it is effervescence which is coming out of it and temperature will increase. And the last one is formation of precipitate, जिसकी सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. ठीक है ना, ये भी हमने पिछली वीडियो में करा था जब हमने 1 मार्कर क्वेश्चन करे थे, उसमें ये भी आया हुआ है. तो हमेशा याद रखना बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट पीपीटी देता है एंड इट विल सेटल डाउन, और सोडियम क्लोराइड तो नमक है, नमक शमक, तो वो तो पानी में डाल के घुल जाता है, तो पीपीटी आपके बनते हैं बेरियम सल्फेट के. तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन का 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए. कुछ कुछ रिएक्शंस एवरी डे अब आप लिखते रहो. ये रिएक्शंस जो बार बार आ रही है, ये रिएक्शंस दोनों रिएक्शंस 2 टाइम्स रिपीट हुई हैं. दैट मीन्स दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चाहे आप प्रेसिपिटेशन लो चाहे कलर चेंज लो. अब आया 28th क्वेश्चन 3 मार्कर, अ केमिकल कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अब ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है बेकिंग सोडा से एंड इज यूज्ड इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री. तो क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर हीट डालनी है और आपके पास आ जाएगा कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट प्लस, जहां पे कार्बोनेट होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आपके पास आ जाता है वाटर. तो ये तो हो गया इसका ब्रेक डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. आइडेंटिफाई द कंपाउंड. ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से निकला आपका सोडियम कार्बोनेट. हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है जिस फॉर्म में आप इसको एज अ वॉशिंग सोडा यूज करते हो. सो दैट इज, आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दोगे एंड इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स will combine with it but not chemically. So this is called as water of crystallization. This is hydrated form of sodium carbonate which you call it as a crystalline form. Second question भी आपका solve हो गया. अब third, state whether this compound is acidic, basic, neutral in nature. अब सोडियम कार्बोनेट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. तो ये सोडियम का सॉल्ट है, तो मेटल के जितने भी सॉल्ट होते हैं, मेटल सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर. जितने भी मेटल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, पोटाशियम है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. तो दे आर बेसिक इन नेचर, इट विल फॉर्म दिस इन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. और इसकी पहचान क्या है? लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट में बेस का टेस्ट क्या होता है? RBB. Bases turn red litmus to blue. That completes your answer. Next question. ये हो गया आपका फिनिश. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो कहता है when electricity is passed through an aqueous solution of common salt, जो हम अभी करके आए हैं कॉमन सॉल्ट वाला पीछे. So when electricity is passed through aqueous solution of common salt, 3 products are obtained. ये अलग है. 3 products are obtained. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने अभी करा था इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म सोडियम प्लस क्लोराइड आयन. लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब उसमें पानी डाल दो. पानी डालते ही जब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन. क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन. अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में वो कह रहा है मुझे करंट जब मैंने पास करा तो 3 प्रोडक्ट्स आए. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनते हैं 2 गैसेस,
वन इज हाइड्रोजन गैस एंड वन इज क्लोरीन गैस, ठीक है। और इस कंपाउंड को, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। क्लोर एल्कली मतलब इसमें क्लोरीन गैस भी निकल रही है और साथ में एल्कली भी निकल रही है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मैं आपको दिखाना चाहती हूं इन अ पिक्चर, ताकि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएं। अब क्या है, name them specifying the electrode on which they are being produced। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूं इसकी, एक मिनट, तो ये मेरे पास इसकी पिक्चर, ये मैं यहां लगा रही हूं ताकि आपको याद रहे। सो दिस apparatus इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली रिएक्शन, जिसके अंदर हमने डाला सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। और आपके पास एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आती है, कैथोड के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन गैस आती है, और कैथोड के पास ही आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो स्पेसिफाइंग द इलेक्ट्रोड एट विच ईच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखना भूल मत जाना, बिकॉज उन्होंने वही देखना है कि हाइड्रोजन क्लोरीन तो बच्चों को पता है, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ निकल रहा है, वो भी हाइड्रोजन के साथ ही निकल रहा है एट कैथोड। याद रखना, जितने भी मेटल्स होते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो सेम गो सोडियम, मेटल है ना, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, याद रखना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आई बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन अ गिवन सर्किट व्हेन द की इज क्लोज, मतलब सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है, डिटरमिन टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन दिस। अब ये तो बहुत ही इजी है, ये रेजिस्टेंस एक ही सीरीज में दी हुई है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 plus R2 plus R3 which comes out to be 4, 10 and 12. 12 ohm is the total resistance. अब नेक्स्ट कह रहे हैं रीडिंग ऑन द एमीटर। अब एमीटर पे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज। तो आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। तो आपको निकालना क्या है, एमीटर की रीडिंग जो कि करंट बताएगी। वोल्टेज आपके पास है 6 और रेजिस्टेंस है आपके पास 12, so it comes out to be 1/2 ampere, or you can say 0.5 ampere, that is your answer। अब नेक्स्ट आ गया रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर कहाँ अटैच है, वो अटैच है इस रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस आप क्या लोगे, 4 एम्पियर। करंट सीरीज में हमेशा कांस्टेंट ही फ्लो करता है, और करंट हमारे पास आया है 0.5 एम्पियर। यहां भी उतना ही जाएगा, यहां भी उतना जाएगा, यहां भी उतना जाएगा, तो करंट रिमेन सेम। रेजिस्टेंस नाउ विल बी 4 ओम। तो आपको निकालना है V, V is equal to I into R। I will be 0.5 into 4 which comes out to be 2 volt, and that's your answer। So this completes question number 29। अब आई बारी क्वेश्चन नंबर 30, 3 मार्कर का 30 नंबर का क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि what is the probability of male and female child born in case of human beings, explain। अब ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन में अगर आप सिंपल बताओगे वन लाइनर, दैट प्रोबेबिलिटी इज 50-50, ठीक है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो 3, आप पहले देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्कर में सबसे पहली चीज आप क्या बताओगे, आप बताओ कि मेल और फीमेल में देयर आर 22 क्रोमोसोम्स which are somatic। somatic मतलब body chromosome। so number 1, first point is total 22 pair of chromosomes are somatic, and 1 pair in both male and female is sex chromosomes। okay, so female contains, second point, female contains XX which is of equal size, and male contains XY and the size of Y allele, allele बोलते हैं ये, और ये अलग अलग इनको allele बोलते हैं। तो Y allele is shorter than X, shorter than X। okay, number 3,
at the time of sexual reproduction, then you will say, so XX, it will break into respective haploid chromosome, and female will give only X in both the cases. So there is no chance that female contributes in the sex determination. Whereas if the male contributes X, it will be female. If the male contributes Y, it will be male. So the chances are 50-50, and that is determined by a male chromosome. इस तरह से अगर आप लिखोगे प्रॉपरली पॉइंटर्स में, तो आपको 3 पूरे आएंगे, कमी नहीं होगी. So you have to write properly whatever is being asked, just looking at how many marks they have asked you for this question. Now let's move towards the next part. ये हमारा हो गया 30th क्वेश्चन. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन. So 31st क्वेश्चन क्या कहता है? Name the part of the flower. Okay, name the part of the flower which persists even after fruit is formed. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफी चांसेस हैं कि गलत हो सकता है. तो फ्लावर का कौन सा पार्ट परसिस्ट करता है इवन आफ्टर फ्रूट इज फॉर्म्ड? द आंसर इज सेपल. सेपल इज दैट पार्ट विच प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द टाइम ऑफ बर्ड स्टेज, और ये आखिरी तक रहता है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ये हमें पता है, पेटल्स. देन name the part of the flower that produce pollen grains, that is anther. And changes into seed, ovule. ये तो फीमेल गेमीट है ना, तो ovule will change to seed. After pollination, how does male germ cell reach the ovary? ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है और इजी है. तो you will just have to draw this diagram. You will say this is a stigma part. So when pollen grains reaches the stigma, here are the ovules. So pollen grains will give out pollen tube, and through this pollen tube, these pollen grains will enter into the ovule and fertilization will occur. ठीक है, mention the significance of this event. Significance अगला क्वेश्चन आ गया. Why it is important? So that the formation of fruit can occur, and from fruit seeds will be formed, and seeds will again help in reproduction and formation of new plant. So that's how you can finish off with this question. That is question number 31. Next move towards question number 32. And 32 question क्या कहता है? Draw a pattern of magnetic field lines around a current of carrying straight conductor through which the current is flowing vertically upward. अब ये है straight conductor, current vertically upward. तो ये आपको कौन सा रूल लगाना है? This is right hand thumb rule. ये लगाओगे आप, right hand thumb rule लगाओगे, right hand rule. तो उसमें आपके पास आ जाएगा the way you curl your fingers. ठीक है, so that will give you the direction of magnetic lines of forces. Okay. तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये पिक्चर है राइट हैंड थंब रूल का. तो ये देखो, तो द वे यू आर कर्लिंग योर फिंगर दैट विल गिव यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब ये वाला केस हमारे सामने आया है. इस केस में करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? An alpha particle enter the uniform magnetic field at right angle as shown. अल्फा पार्टिकल के पास भी करंट है, ठीक है, तो वो नीचे को जा रहा है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यहाँ को आ रही है. तो यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे और क्या होगी डायरेक्शन ऑफ अल्फा? फोर्स क्या लगेगी? फोर्स एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल, विल इट बी अवे, विल इट बी टूवर्ड्स? तो यहाँ पे आप रूल लगाओगे नेक्स्ट वाला. टू मेक इट सिंपल, आई हैव गिवन यू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. So as per Fleming left hand rule, so ये रहा आपका force is coming upward because magnetic field इस तरफ थी, वो अल्फा पार्टिकल नीचे को जा रहा है, तो force will be upward. That means it will move away from the paper. So this is with the help of Fleming's left hand rule. So hope it is very much clear to you because I have given you all the pictures. So apply this rule and find the direction. I have given you already. It is upward and it is very much clear now.
Now the next question, which is question number 33. Okay, 33 क्वेश्चन क्या कहता है, यहां रखते हैं इसको. So 33 क्वेश्चन कहता है draw a ray diagram to show the refraction of ray of light through triangular prism and mark angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation. What would happen if instead of ray a beam of white light falls on a prism? ray मतलब मोनोक्रोमैटिक, beam मतलब white light की, तो वो dispersion करेगा, ठीक है ना, that will give to dispersion. Give reason for this phenomena. फिनोमिना अभी आपको बताती हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ इस तरह की. मैंने आपको ऑलरेडी सारा क्लियर कर दिया ताकि आपके पास पिक्चर बनाने का टाइम हो और एक्यूरेट पिक्चर हो आपके सामने. अगर मैं बनाऊंगी तो आई एम जस्ट मेकिंग इट रैंडम, उससे गलती भी हो सकती है या आप अच्छे से समझ भी नहीं पा सकते. तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी गिवन यू फ्रॉम माय पीपीटीज. ये सारी पीपीटीज मेरी ऑलरेडी सेव हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी. तो यू कैन गो, यू कैन हैव अ लुक एंड इफ देयर इज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब यहाँ पे ये आया आपके पास, उन्होंने बोला आप मार्क करो एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो सबसे पहले अगर आप देखो तो दिस इज इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है, आपको एरो लगाना जरूरी है. सो इंसिडेंट रे जहां पे स्ट्राइक करती है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे 90 डिग्री अगर आप ड्रॉ करते हो, दैट इज अ नॉर्मल रे. So this becomes your angle of incidence, angle between incident ray and normal ray. फिर यहां से रे जाती है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये अंदर चली गई, तो यहां से फिर गई बाहर, एंड दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे. ओके, सो दिस इज हाउ ट्रायंगुलर प्रिज्म में रे ऑफ लाइट जाती है. तो जितना अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो इंसिडेंट रे को और ये इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करते हो, तो ये जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. तो राइट नाउ यू आर लुकिंग थ्री रेज. नंबर वन इज इंसिडेंट रे, नंबर टू इज रिफ्रैक्टेड रे EF, नंबर थ्री FS is emergent ray. Okay, this is angle of incidence, this is angle of emergence and this is angle of deviation. अब एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है या कम है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो चीजों पे. नंबर वन, ये डिपेंड करता है किस एंगल पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है. सो इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस एट व्हाट एंगल इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द प्रिज्म. नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दीज टू फैक्टर्स डिसाइड्स what will be angle of deviation. Okay, so एक चीज मैं आपको बताऊं, प्लीज नोट दैट नेट डेविएशन इन अ ग्लास स्लैब इज ऑलवेज जीरो. ये तो प्रिज्म है ना, ग्लास स्लैब में डेविएशन नहीं होती as emergent ray remains in the same direction as incident ray, while in prism it's never zero because it deviates from the direction of angle of incidence. So this gives you answer of another question which can come because this is what we are doing a practice. Now let's move towards the next part. ये आ गया. So wide, अब वो उसका क्वेश्चन था कि अगर बीम आती है तो ऑब्वियसली वो डिस्पर्जन करेगी. क्यों करेगी? Because when white light splits into 7 colors, every color has a different speed. So depending upon speed, they will move out of the prism and will show the spectrum. That's it. अब now ये हो गया हमारे पास 3 marker questions सारे finished. So 2 marker, 3 marker questions we have already done and hope you have understood that. So 5 marker questions को लेकर आएंगे हम in next series because short बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे. 5 marker के साथ मैं आपको कुछ और additional informations भी दूंगी. So hope you have liked it. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and all the best for your final exams.